दुनिया में काली शक्तियों का फैलाया अंधेरा बढ़ रहा है। इस अंधेरे में औरतें, बच्चे और अल्पसंख्यक महफूज नहीं हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी फिर से औरतों को डराने लगे हैं। उनको घरों की दीवारों के पीछे तकरीबन चुन दिए जाने का फरमान जारी किया गया है। और भारत में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा मुसलमानों की जुमे की नमाज और मौलवियों के निकाह पढ़ाने से उनको दिक्कत हो जाती है। और हरियाणा में एक बार फिर से नाम से मुसलमान इंसान दिखने वाले को इसलिए मार दिया जाता है भीड़ के जरिए, क्योंकि उस भीड़ को शक है कि वो गाय का गोश्त खा रहा है। पाकिस्तान में हक और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले को ईश निंदा कानून के तहत मौत की सजा देना या लंबी जेल भेज देना आम हो गया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदू अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचाने की कहानियां खूब चमकी। फिलिस्तीन में तो अंधेरा लगातार गहरा होता जा रहा है। औरतें और बच्चों की चीख पुकार अब हमें बहरा कर चुकी है। अमेरिका में हुए 2001 के 9/11 ट्विन टावर हमले के बाद अचानक से मुसलमान खौफनाक विलेन के तौर पर हर जगह परोसा गया। वो हॉलीवुड का सिनेमा हो, न्यूज चैनल हो, अखबार हो, हर जगह उसकी यही छवि गढ़ दी गई। हमारे यहां भी मिथुन की दाता फिल्म का जानिसार दोस्त मेरा हमनाम इकबाल अब मकसद नहीं भूलना है भाईजान बोलता पर्दे पर दिखाई देने लगा। कौन थी वो ताकतें जिन्होंने अंधेरे का ये महीन जाल बुना? अमेरिका खुद या कोई और दक्षिणपंथी ताकतें जिसे राइट विंग कहने का रिवाज? आज करेंगे इन सब की पड़ताल। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आदाब। द क्रेडिबल हिस्ट्री में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इकबाल। दोस्तों, आप रात को आराम से सोए और जब आपकी सुबह आंख खुले तो पता चले कि आज से आपकी बेटियों के लिए स्कूल के दरवाजे बंद हो गए हैं। साथ ही ये ताकीद भी की गई है कि वो जोर से ना बोलें, घर से बाहर निकलें तो अकेले नहीं, एक बालिग मर्द के साथ, ऐसा मर्द जो उसका भाई हो, बाप हो, बेटा हो, शौहर हो, उसी के साथ निकले। साथ ही उनके बदन का कोई हिस्सा नुमाया ना हो। यहां मैं बिकनी और बुरके की बात नहीं कर रहा हूं, यहां तक कि उंगली, नाक, आंख और पैर के हिस्से भी नुमाया ना हो। और एक मोटे कपड़े से खुद को ढक कर निकले। दिल में कभी कभी खुशी के अंकुर फूटे और कोई नगमा गुनगुनाने का मन किया तो उसके ऊपर भी सख्त पाबंदी है। औरतें, लड़कियां सिर्फ घर की चार दीवारी की दायरे में रहें। उनका काम सिर्फ मर्द के लिए खाना बनाना और उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए बच्चा पैदा करना भर रह गया। सिर्फ सोचने भर से यह मंजर कितना डरावना लगता है, लेकिन यह हकीकत में हुआ है हमारे पड़ोस के देश में, जिसे हम अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं, जो कभी काबुली वाला के देश के नाम से मशहूर था। अब उनके हाथ में AK-47 पकड़े खौफनाक तालिबानियों की वजह से चर्चित है। हाल ही में 15 अगस्त को जब हम अंग्रेजों से आज़ादी का जश्न मना रहे थे, तब बगल में हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में भी तालिबान सरकार अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही थी। और इसी दिन सरकार ने खुशखबरी सुनाई मर्दों को कि औरतों और लड़कियों के लिए एक नई पाबंदी लगाई जा रही है। इसके तहत महिलाओं के घर से बाहर जोर से बोलने और सार्वजनिक जगहों पर चेहरा दिखाने की भी मनाही है। स्त्रियों को खुलेआम सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने का आदेश दिया गया। महिलाओं को लेकर बनाए गए इस नए कानून को तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने मंजूरी दी है। इसको लागू करने की जिम्मेदारी मॉरलिटी मंत्रालय को दी गई है और तालिबान के मुताबिक ये नियम इस्लाम की शरिया कानून प्रणाली के अंतर्गत बनाए गए। इसे लागू करने का काम मॉरलिटी पुलिस करेगी। मॉरलिटी पुलिस क्या होती है? जो लोग कुछ साल पहले सऊदी अरब रहे होंगे वो जानते होंगे कि एक पुलिस होती है जिसका काम होता है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं, आप घर के अंदर नमाज के दौरान बैठे हैं, या कुछ ऐसी हरकतें जो गैर इस्लामी कही जाती है, अगर आप कर रहे हैं तो ये पुलिस आपको पकड़ती थी और आपको सजा देती थी। तो खैर, इसको लेकर तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने वैसे तो 2022 में आदेश दे दिया था, लेकिन अब इसे औपचारिक तौर पर
कानून के रूप में अपनाया जा रहा है। जब दुनिया के हर देश में औरत मर्दों से कदम मिलाकर चल रही हैं, साइंस, लिटरेचर, पॉलिटिक्स, बिजनेस, एजुकेशन, हर जगह झंडे गाड़ रही हैं, हमारे देश में भी जब भी सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड या किसी भी एग्जाम का रिजल्ट आता है तो लड़कियां लड़कों से आगे होती हैं। तो वहां एक ऐसे देश में ऐसी खबर आए कि औरतों को सार्वजनिक जगहों पर चुप रहना होगा। पढ़ने लिखने की तो बात ही छोड़ दीजिए, चुप रहना होगा। आप अपनी राय भी जाहिर नहीं कर सकते। आपके साथ गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है, आपसे पूछा नहीं जाएगा, ना आपको बोलने की इजाजत है। अपने घर में भी मन को खुश करने के लिए गाना या कोई भी साज बजाना सख्ती से मना होगा। अपना पूरा बदन, हाथ पैर भी ढकना होगा, यहां तक कि गैर मर्द यानी बाप, भाई, बेटे और कुछ रिश्तेदारों को छोड़ सबसे अपना चेहरा ढकना होगा। ये सारे डरावने फरमान इस्लाम के नाम पर दिए जा रहे हैं। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार, जिसका दावा है कि वो हुकूमत इस्लामिक शरई कानून के दायरे में चला रही है, और उसी के तहत ये तानाशाही फरमान जारी किए गए। इस नए फरमान से पहले ही लड़कियों के स्कूल कॉलेज तालिबान ने सत्ता संभालते ही बंद कर दिए थे। ये सब उस इस्लाम के नाम पर किए गए जिसकी मुकद्दस किताब कुरान का पहला लफ्ज ही इकरा यानी पढ़ो है। इसी मजहब के पैगंबर के नाम पर यह जुल्म हो रहा है, जिन्होंने कहा था कि इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाना पड़े तो जाओ। और उसी इस्लाम मजहब के नाम पर बहादुर और नरम दिल काबुली वाला के देश में बेटियों को तकरीबन घर की चार दीवारी के अंदर अनारकली की तरह चुन देने का पूरा इंतजाम एक बर्बर जालिम हुकूमत ने किया है। असल में इस जुल्म के लिए अकेले तालिबानी गुनहगार नहीं है। जियोपॉलिटिक्स की शतरंज की बिसात पर अफगानिस्तान अमेरिका रूस के वर्चस्व की लड़ाई में खंडहर बन गया था। आज जो कुछ भी वहां हो रहा है उसका जिम्मेदार मॉडर्न जमाने की वो सरजमी जो दुनिया भर के हर आम आदमी के लिए जन्नत जैसा सपना है, वो अमेरिका है। तालिबान अमेरिकी पॉलिटिक्स की वो नाजायज औलाद है जो अब जवान होकर बाप के हाथ से निकल चुकी है। इतिहास के पन्ने पलटे तो 80 के दशक तक अफगानिस्तान एक खुशहाल और मॉडर्न देश था, जहां औरतों को वोटिंग का हक 1919 में ही मिल गया था, जो शायद अब तो जरूरत ही नहीं है वोटिंग करने की, स्थगित हो गया है सभी के लिए। 1920 में लड़कियों का पहला स्कूल वहां खुल गया। 1970 में उस समय की अफगान सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी थी। एक से ज्यादा शादियां प्रतिबंधित थी। अनिवार्य शिक्षा लड़के और लड़कियों दोनों के लिए लागू थी। अफगानिस्तान के लिए, खासकर औरतों के लिए सन 1919 से 1978 का दौर एक सुनहरा दौर था, जब उन्हें कुछ भी पहनने, पढ़ने और कुछ भी करने की आजादी थी। साल 1926 अफगानिस्तान में शासन अमीर अमानुल्लाह खान का था। उन्होंने अफगानिस्तान में नया ड्रेस कोड लगाया, जिसमें ये औरतों को ऊपर छोड़ दिया गया कि वो चाहे तो पर्दा करें, चाहे तो न करें, उनका जैसा मन हो वैसे कपड़े पहने। अमानुल्लाह खान की एक लाइन बड़ी मशहूर है कि धर्म में यह जरूरी नहीं है कि औरतें अपने हाथ, पैर और चेहरा ढकें। यहां फिर बता देना चाहूंगा कि यहां बिकनी वर्सेस बुर्का की बात नहीं हो रही है, उसके बीच में बहुत कुछ होता है। इसी अफगानिस्तान में अमीर अमानुल्लाह खान की पत्नी क्वीन सोराया का बयान था। यह बहुत ही प्रगतिशील बयान है कि ये सोचिए कि सिर्फ मर्द देश की सेवा करें। इस्लाम के शुरुआती दिनों में औरतों ने बढ़-चढ़ समाज की सेवा की है। हमें भी अपने देश के विकास में हिस्सा लेना है, लेकिन यह बिना पढ़ाई लिखाई के नहीं होगा। इसलिए घरों से निकलिए और ज्ञान हासिल कीजिए। ये उस वक्त की बात है। आज ये बातें आपको तो छोड़िए, अफगानी औरतों और वहां के आम इंसानों को भी बताऊं तो उनको यकीन नहीं होगा। लेकिन यह सच है कि 1919 में अफगान महिलाओं को वोट देने का अधिकार था और 1923 में औरतों को अपनी पसंद से शादी करने का कानूनी अधिकार मिल गया था। यह भी एक शरई कानून है कि लड़की अपनी पसंद से जिससे शादी करना चाहे उसको शादी का पैगाम भेज सकती है। और 1940 से 50 के बीच अफगान महिलाएं नर्स, डॉक्टर और टीचर बनने लगी। साल 1959 से लेकर 1965 आते आते अफगानी महिलाएं सिविल सर्विसेज में, स्पोर्ट्स में खुलकर हिस्सा लेने लगी।
इसी दौरान 2 महिलाएं सीनेटर चुनी गई थीं और 1966 से 71 के बीच अफगानी अदालतों में 14 महिलाएं जज पहुंच गई थी। एक रिपोर्ट का माने तो 60 के दशक में 8% अफगान महिलाएं बाहर जाकर नौकरी करने लगी थी और खुद पैसा कमाने लगी थी, अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी, किसी मर्द की गुलाम नहीं थी। आज ये बातें अफगानिस्तान के लिए उसी तरह सपने जैसी लगती हैं जैसे हमारे देश में हिंदू मुसलमान भाईचारे की अब लगती है। 2 दिन पुरानी ही खबर है कि हरियाणा में एक मुस्लिम मजदूर का दिमागी तौर पर दिवालिया हो चुके कुछ धर्मांध लोगों ने पीट पीट कर कत्ल कर दिया। उन्हें शक था कि उसने गाय का गोश्त खाया। और ऐसी सैकड़ों घटनाएं पिछले 10 साल में होती रही हैं। अब इन घटनाओं से हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। एक खबर है, आती है और चली जाती है। और अपने देश की ही बात करें तो अब हर चीज आम घटना जैसी है। वैसे ही जैसे एक पागल कुत्ते ने मोहल्ले के लोगों को बारी बारी से काटा, लेकिन यह बहुत बड़ी बात नहीं हुई। दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कंपटीशन करते नजर आते हैं। ताजा उन्होंने घोषणा की कि विधानसभा में जुमे की नमाज में होने वाला ब्रेक अब समाप्त किया जाता है। इससे पहले भी मुसलमानों के निकाह के पंजीकरण को लेकर वो चर्चित हो चुके हैं। उनका मानना है कि मुसलमानों में बाल विवाह होता है, जिसकी वजह से उनकी जनसंख्या बढ़ती है और इसकी रोकथाम को लेकर वो चिंता जाहिर कर चुके हैं, जिसके लिए निकाहनामा नहीं, सरकारी पंजीकरण जरूरी। असल में दुनिया भर में राइट विंग यानी धार्मिक कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो रही हैं। इसके पीछे बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाना पूंजीवादी ताकतों का एक मकसद है। जब भी नफरत के आधार पर यह ताकतें मजबूत होती हैं, तब अल्पसंख्यक, अप्रवासी और औरतें, बच्चे इनके निशाने पर होते हैं। इसकी आड़ में पूंजीवादी ताकतें अपना खेल खेलती हैं। एक तरफ तो दुनिया के चौधरी अमेरिका में एक महिला कमला हैरिस राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनती है, वहीं अफगानिस्तान में जिसे सत्ता सौंप वहां से अमेरिका पीछा छोड़ाकर भाग निकलता है, वो तालिबानों को सत्ता सौंप देता है। वही तालिबान औरतों को घर की दीवारों के पीछे कैद कर देता है। लेकिन अमेरिका खामोश रहता है, क्योंकि अफगानिस्तान के खंडहर में अब उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रही, जो रूस से शीत युद्ध और ओसामा के अलकायदा से जंग के दौरान थी। गुल मकई के नाम से लड़कियों के लिए रेडियो चैनल चलाने के जुर्म में तालिबानियों की गोली सर में खाने वाली मलाला यूसुफजई को अमेरिका में शरण देकर और नोबेल पुरस्कार दिलाकर पश्चिम ने अपने पाप धो लिए। बाकी की अफगान जनता को गुफाओं में रहने लायक जालिम तालिबानियों के भरोसे छोड़ दिया गया। आज जैसे अमेरिका ने तालिबानियों के भरोसे छोड़ दिया है, वैसा ही कभी रूस ने किया था। 1978 में राजशाही की मुखालफत ने उठे अफगानी असंतोष के साथ तब के रूस की एंट्री अफगानिस्तान में होती है। रूस के सहयोग से क्रांति सफल होती है। अफगानिस्तान में नजीबुल्लाह की साम्यवादी सरकार बनती है, जो अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुहाता, और वो अफगानिस्तान के कबीलाई मुजाहिदीनों की पीठ पर हाथ रखता है और उनको पैसा और हथियार सब देता है। आखिरकार इस जंग में 1989 में रूस अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़कर निकल लेता है और उसके साथ ही अमेरिका भी मुजाहिदीन के हाथ सत्ता सौंपकर वहां से चुपचाप चल देता है। इन सब के बाद अफगानिस्तान की लड़कियों और औरतों के बुरे दौर शुरू हो गए, जो आज तक भी जारी है। पहले मुजाहिदीन आपस में लड़े, उसके बाद अमेरिकी पैसे और अमेरिका में छपी कट्टर वहाबी इस्लामिक किताबें पाकिस्तानी स्कूलों में पढ़कर बड़े हुए ब्रेन वॉश्ड खूंखार तालिबान यानी स्टूडेंट जो तालिबानी कहलाए, उन्होंने मुजाहिदीनों को हटाकर एक ऐसी हुकूमत लागू की जिसकी आंख नई रोशनी नहीं, हजारों साल पुराना अंधेरे वाला दौर देखने की आदी थी। यहां से जानना जरूरी है कि उसकी आंख पर अंधेरी वाली पट्टी इसी अमेरिका ने बांधी। एक तरफ जहां अमेरिका के जरिए तालिबान को पालने पोसने वाला सऊदी अरब अपने सारे बंद दरवाजे औरतों के लिए धीरे धीरे खोल रहा है, वहीं तालिबान अपने देश को इस्लाम के नाम पर ही उन्हें अंधेरे में धकेल रहा है। सोचने वाली बात है कि जहां इस्लाम के प्रवर्तक और पैगंबर मोहम्मद साहब की पहली पत्नी हजरत खदीजा एक कामयाब बिजनेस वुमेन थी,
मोहम्मद साहब की काबिलियत देख उन्होंने खुद शादी का पैगाम भेजा, जबकि मोहम्मद साहब उनसे 15 साल छोटे थे। और पैगंबर ने वो जब उस वक्त तो पैगंबर नहीं थे, उनका पैगाम कबूल किया, न कि ऐसी औरत की हिम्मत के लिए कबीले में शिकायत की और उसे सूली पर चढ़वा दिया। अगर आज के दौर में किसी अफगानी लड़की ने यह हिम्मत की होती तो यकीनन उसका अंजाम खौफनाक होता। इतने आधुनिक धर्म को दिमाग से पैदल तालिबानी दुनिया के सामने एक दकियानूसी मजहब की तरह पेश कर हम जैसे लोगों को रोज सैकड़ों असहज सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर करते हैं। साथ ही हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी अपने मनहूस साये से डराते रहते हैं। एक तरफ पश्चिम की दक्षिणपंथी ताकतें फिर से सर पर पहने जाने वाले हिजाब बॉय चॉइस के पीछे पड़ी हैं, वहीं गुफा युग में अपने देश अफगानिस्तान को ले जाने के तत्पर दुनिया भर में अपने हिसाब से कपड़े पहनने और जीने के हक की लड़ाई लड़ रही औरतों को भी एक जवाब उनके इन उठाए कदमों का भी देना पड़ रहा है। अनधार्मिक ताकतें वही हैं जिनके टूल्स पितृसत्ता की नींव को मजबूत करता है। साथ ही धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक भी इसकी नफरत के निशाने पर होते हैं। पिछले 10 सालों में धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान में जगह जगह भगवा झंडा और हिंदू राष्ट्र के सपने के साथ खूब नुमायां हो रहा है। यहाँ निशाने पर उसी धर्म के लोग हैं जो खंडहर अफगानिस्तान में सत्ता पर बैठे हैं। वहीं अपने देश में भगवा झंडे के तले ताकतवर हुए लोग जरूरत पड़ी तो दुनिया की किसी भी नफरती से हाथ मिला लेंगे, वो किसी भी धर्म का हो, वो चाहे सऊदी का प्रिंस हो या तालिबान का अमीर। अगर इनको अपना फायदा दिखा तो उससे भी हाथ मिला लेंगे और वो भी इनसे हाथ मिला लेंगे। हमसे ही सन 47 में कटकर अलग हुआ देश पाकिस्तान में मिसाल है, जो नफरत के खाद पानी के ओवरडोज से बंजर हो चुका है। वहां इस निंदा के नाम पर वैसे ही लोग मारे जाते हैं जैसे अपने यहां गाय के गोश्त के नाम पर लिंच कर दिए जाते हैं। ताजा मामला उनके आजाद और हमारे गुलाम कश्मीर का है। वहां की एक ब्लॉगर अस्मा बतूल को एक कविता शेयर करने के आरोप में इस निंदा का आरोपी बनाया गया। वो कविता हमारे देश के कोलकाता में हुए डॉक्टर के रेप के ऊपर ईश्वर से सवाल करती हुई थी। वहां भी वही हुआ जो आजकल हमारे यहाँ होता है। नफरती भीड़ ने अस्मा बतूल के घर पर हमला कर दिया। ये बात और है कि वहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अस्मा बतूल के समर्थन में आवाज उठाई, लेकिन सरकार ने उन्हें इस निंदा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक और प्रगतिशील मुस्लिम नफरतियों के निशाने पर होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ मुसलमान और हिंदू प्रगतिशील निशाने पर होते हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी औरतों के पढ़ने लिखने, जोर से बोलने, पहनने ओढ़ने पर पाबंदियां लगाते हैं। पश्चिम में आधुनिकता की आड़ में नफरती सत्ता के खिलाड़ी औरतों के सर से हिजाब नोचने के लिए तैयार बैठे हैं। पूरी दुनिया में इंसाफ पसंदों की आवाज लगातार दबाने का चलन जोरों पे है, जिसमें सबसे अव्वल तालिबानी है और उसके पीछे पीछे बुलडोजर पर बैठे इंस्टेंट जस्टिस देने का दावा करने वाले हमारे भगवाधारी नेता हैं। नाम बताने की जरूरत तो है नहीं, इतनी बार आपने सुन लिया होगा कि अब घर पर बुलडोजर चले या गाय के नाम पर कोई इंसान मार दिया जाए, मन में कोई हलचल ही नहीं होती। आदत सी हो गई है ये, वैसे ही जैसे फिलिस्तीनियों को इजरायली मिसाइल और गोला बारूद खाने की और रोज लाशें देखने की। वहां नफरत की ऐसी बयार बह रही है कि औरतें और बच्चे सीधे लाश में बदल दिए जा रहे हैं। फिलिस्तीन में मारे गए तकरीबन 40-45 हजार लोगों में आधा से ज्यादा बच्चे और औरतें हैं, और सब कुछ धर्म के आड़ पर खेला जा रहा जियोपॉलिटिक्स का बेशर्म खेल है, जिसके एवज में गल्फ देशों से तेल की मोटी पाइपलाइन अमेरिका के टैंकर में अनलिमिटेड तेल भरती रहेगी। बात शुरू हुई थी बर्बर तालिबानियों के जरिए औरतों के मौलिक हुकूक पर पाबंदी लगाए जाने से, और परत दर परत जब कुरेदा गया तो सारे जेंटलमैन देश खूंखार आदमखोर निकले। ये जेंटलमैन वही हैं जो कोट पैंट टाई पहनते हैं, खूबसूरत दिखते हैं और पश्चिम के आराम और लग्जरी से भरे देशों में रहते हैं। और फिर इंसाफ और हक की गुहार हम किससे लगाएं? है कोई फरिश्ता सिफत इंसान जो भरोसा दिलाए कि खुदा की कायनात में इतनी भी अंधेरगर्दी नहीं मची है? आप ही बताइए, कोई आपकी नजर में है? कमेंट करके बताइए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मायूसी तो है, लेकिन उम्मीद का दामन भी हमने पकड़ा हुआ है।
वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।